इंटरेस्ट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि ओपन इंटरेस्ट ये है, इसका ओपन इंटरेस्ट ऐसे है, बट ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? कौन बताएगा? कोई भी पार्टिसिपेट करेगा कि भाई ओपन इंटरेस्ट अगर किसी चीज का है, मैंने नहीं बोला कि आप शॉर्ट हो लॉन्ग हो, व्हाट एग्जैक्टली इज एन ओपन इंटरेस्ट? It is the open contract in between buyer and seller, which is open. हाँ, It is running contract. बस बस हाँ भाई, इतना सिंपल से फंडा है कि एक अगर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है तो एक तरफ तो बायर है और एक तरफ क्या है, सेलर है। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग हैंड किस तरफ है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज ओपन, any contract between a buyer and a seller which is open in the sense कि या तो उन्होंने बेच के रफा दफा नहीं किया या फिर वो एक्सपायरी तक जाएगा। ठीक है, ओपन मतलब कि द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग राइट नाउ। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में जब भी एक बायर तो होगा एक सेलर भी होगा। ठीक है, हमें पता करना है कि विच साइड इज द स्ट्रॉन्गर हैंड। कि बायर है, बायर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में भाई उसने कुछ एनालिसिस करी थी, उसके हिसाब से बोल रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, बट एक सेलर है उसके पास एक्चुअल में जेब में माल था, उसने बोला कि मार्केट अगर ऊपर भी नहीं जाता है बट मैं मार्केट को बेच के अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ। तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गर हैंड कौन सा हुआ? ये जिसने थियोरेटिकल बेसिस पे एनालिसिस करके कुछ पोजीशन बनाई थी, या ये जिसके पास जेब में माल था? कौन सा होगा? सेलर होगा। सेलर होगा। ठीक है, सेम कहानी है। मान लो कोई एक बायर था, उसके पास जेब में बहुत सारा पैसा था, वो बोल रहा था कि यार ये स्टॉक है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक इस कंपनी के कुछ आने वाले हैं। उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में बाई कर लिया उसको। ठीक है, ये सेलर था, ये बोला था कि यार ये कितना ऊपर चला गया और तो ऊपर क्या जाएगा, बेच दो मार्केट को, ठीक है देखी जाएगी। तो अब उस केस में स्ट्रॉन्ग हैंड कौन सा हो गया, बायर होगा सेलर होगा? बायर होगा। बायर होगा। ठीक है, बट तो मोमेंटम, हाँ, तो बेसिकली फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। ठीक है, वी नीड टू डिस्टिंग्विश विच साइड इज द स्ट्रॉन्ग हैंड। जस्ट बिकॉज किसी स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्या हो गई है, बेरिश। करेक्ट, हमें पता करना जरूरी है कि मार्केट में किसी ने कॉल राइट बेची है, मतलब कॉल बेची है, तो क्या जो बेचने वाला है वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑपोजिट साइड में जिसने बाई किया है वो स्ट्रॉन्ग हैंड है। ठीक है, क्योंकि वो अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम मार्केट में पोजीशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट एन कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। ठीक है, which is open, which is running, and our aim is to identify which side is the stronger hand. ठीक है, अब हमारे ना दो मिथ होते हैं, वो शायद मिथ आपको भी पता होगा। इस ओपन इंटरेस्ट को ना अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेजर्स वाला, उसमें कवर करेंगे। तो एक मिथ होती है हमारी कि एफआईआई जो होते हैं वो ऑप्शन बाय नहीं करते हैं। क्या ये मिथ सही है? करते हैं। एफआईआई डोंट बाय ऑप्शंस। ठीक है, एज अ रिटेलर जब आप नए आए होंगे आपको बोला गया होगा कि जो कॉल राइटिंग होती है या वो पुट राइटिंग होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड करता है, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग हैंड बाइंग भी करता है, ऑप्शंस को बाय करता है। ठीक है, फिर दूसरी मिथ अपनी ये है कि एफआईआई ना इंट्राडे काम नहीं करते हैं, वो पोजिशनली बेचते हैं मार्केट को बट इंट्राडे नहीं करते हैं। आप बताओ इंट्राडे करते हैं या नहीं करते हैं, या पोजिशनली करते हैं? सभी चीज करते हैं वो जहाँ हाँ, जहां जहां पे जो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है। बट एज अ बिगनर सबके माइंड में ये होता है कि कॉल राइटिंग है तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, कॉल राइटिंग है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट राइटिंग है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो हमें पता करना, एट द एंड मैं बार बार रिपीट ही करता रहूंगा कि हमें पता करना है कि विच साइड इज द स्ट्रॉन्गर हैंड, कि स्ट्रॉन्ग हैंड किस तरफ है। बाय ये भी करते हैं, सेल ये भी करते हैं, ये इंट्राडे भी बाय करते हैं, ये इंट्राडे भी सेल करते हैं। तो दीज बोथ आर मिथ्स कि वो दोनों ही करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि कोई भी एक आईटीसी ले लो, मैं आपको आईटीसी का एग्जांपल देता हूँ बिकॉज वो रिसेंट है एकदम। आपके हिसाब से ये मैक्सिमम ओआई कहाँ पर है अभी? 280 पे और 300 पे है। तो क्या ये रेजिस्टेंस का काम करेगा? कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? या ये 280 वाला कभी था जब एक दिन पहले ले लो, इट इज ट्रेडिंग एट 273, 275 पे 7.4 मिलियन का ओआई है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली दिस शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, राइट? जो आपने यूट्यूब में देखा होगा, जनरल पब्लिक से देखा होगा कि कॉल राइटिंग हुई है तो फिर ये पक्की बात है कि रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, राइट? बट क्या ये रेजिस्टेंस के लिए एक्चुअल में काम करेगा? क्या 280 वाला एक्चुअल में रेजिस्टेंस था जिसमें स्ट्रॉन्ग हैंड राइट करके गया था? वो कैसे पता चलेगा, राइट? अगर वो पता चल जाए तब तो बहुत ही अच्छी चीज है। हम लोगों ने, जो हमारा स्टॉक वाला का ग्रुप है, उसमें हमने 16th को 16th को हमने आइडेंटिफाई किया था कि आईटीसी जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड किस तरफ है। 16th को आपको डेट याद है कौन सी है? क्या हुआ था 16th को? न्यूज मार्केट नीचे गिर गया था, पूरा नीचे गिरा था धीरे धीरे। बट जब मार्केट नीचे गिर रहा था, आपको एक ये 275 पे पुट राइटिंग दिख रही है। आप पता है इसका गौर फरमाना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ना वो इसी से रिलेटेड है कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का सिग्निफिकेंस कब कैसे कहाँ है। वो अगर समझ में आ जाएगा तो हम एफआईएस की डेटा को एनालिसिस में एक स्टेप और आगे आ जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये पुट राइटिंग है 275 पे, तो क्या ये पुट राइटिंग सपोर्ट का काम करेगी? मतलब तो ऑलरेडी 261 के ऊपर 15 रुपए ऊपर राइट कर रहा है कोई बंदा, तो व्हाई शुड दिस एक्ट एज अ सपोर्ट? एंड व्हाई डिड 30th को, व्हाई डिड 270 एंड 280 आर नॉट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ? कि 16 तारीख को तो 275 वाले बहुत अच्छे बैठे हुए थे, ठीक है, बट अब जब हम 1 तारीख में आ गए हैं, मतलब 15 दिन हम आगे आ चुके हैं, और अब जब हमें 280 पे, 285 पे, 290 पे, 275 पे जो पुट राइटिंग थी उसको एनगल्फ करके इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, तो क्या ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे अब? ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड है। मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट करूंगा क्योंकि आपके माइंड में घुस जानी चाहिए कि हम मैक्सिमम ओआई के बेस पे, चाहे कॉल की पुट के, हम रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं मानेंगे। हमें एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग हैंड दिखना चाहिए, तभी हम उसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मानेंगे, और तभी उसके बेसिस पे कोई हम पोजीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी थी कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर का मतलब कौन एक्सप्लेन करेगा? काम करने का तरीका क्या है उसका मतलब? हाँ, कि उसका काम करने का तरीका क्या है, कि वो अगर कोई पोजीशन बना रहा है, अगर उसने कोई ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करा है, ठीक है, तो उस ओपन इंटरेस्ट का पर्पस क्या है। अगर हम उस ओपन इंटरेस्ट का पर्पस समझ जाएंगे तो हम मार्केट में एनालिसिस पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर हमें उसका पर्पस ही नहीं पता तो हम कैसे कैसे मानेंगे कि यार ये एक्चुअल में करना क्या चाहता था। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, मतलब आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, आपने अच्छी रेट में नीचे लिए थे। अब जब मार्केट ऊपर आ चुका है, आपने क्या किया? आपने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे चली जाएगी, तो नीचे चली जाएगी तो मेरा प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा था आज की डेट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूँ सिमिलर 1 लाख लॉट का, 1 लाख शेयर का। ठीक है, उसके शॉर्ट करने से क्या मार्केट बेरिश हो गई? बताओ, आपके पास 1 लाख शेयर थे, आपने 1 लाख की फ्यूचर शॉर्ट कर दिए, उसका ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो गया, हमें दिख भी गया, तो हम क्या उसको बेरिशनेस मान लेंगे? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उसका पर्पज कुछ और है ना, वो तो अपने उसको हेज कर रहा है। जो उसने गेन कर लिया है अपने स्टॉक पे। हाँ, कि वो हेज कर रहा है। तो अगर मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस दिख रही हैं आपको, उसका पर्पस क्या है अगर हमें पता चल जाए, तो हम एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर दैट बेरिश जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है शॉर्ट साइड में, क्या हम उसको बेरिश माने कि नहीं माने। अगर हम उसको बेरिश मान लेते हैं तब तो हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा तो एक्चुअल में प्रॉफिट को लॉक कर रहा था, वो स्पेकुलेशन तो कर ही नहीं रहा था ना। बट अगर आप मानो, मैं आपसे बोलूंगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 लाख शेयर के अगेंस्ट आपने 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया शॉर्ट साइड में, तब क्या चीज हो जाएगी वो? तब आप बोलो कि हाँ यार अब थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है।
इज इट, एम आई राइट टू से दैट? कौन, बताओ बताओ। मैं इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आई वांट टू नो व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज रिगार्डिंग दिस। मतलब आपके पास 1 लाख शेयर थे, तो रादर देन शॉर्टिंग 1 लॉट 1 लाख का, आपने क्या कर दिए, 5 लॉट शॉर्ट शॉर्ट कर दिए मार्केट में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या मार्केट में आप बेरिश स्टांस का एनालिसिस आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है? नहीं, बेरिश और कब मैं करूंगा ये चीज? इसमें काउंट करोगे बेरिश में? नहीं नहीं, जब मेरे को बेरिश करना है कि भाई अब ये नीचे जाए ना, मतलब जैसे जो एफआई करेंगे कि भाई हाँ अगर हाँ शॉर्ट कर दिया तो उनका ये रहेगा कि अब मैं मार्केट को नीचे ले जाऊंगा। हाँ, नहीं आप देखो, आप फिर से आप एफ आई छोड़ दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास ना 1,000 करोड़ रुपए के शेयर्स थे, ठीक है, मान लो वो 1 लाख शेयर से, नंबर ऑफ शेयर में आपने क्या किया, एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर दिया शॉर्ट साइड में 5 लाख शेयर के बराबर। ठीक है, हम्म। तो अब आप मार्केट में बेरिश हो, या आप मार्केट में बुलिश हो, या आप मार्केट में न्यूट्रल हो? बेरिश है। बेरिश हो, क्यों हो बेरिश लेकिन? क्योंकि जब नीचे जाएगा तभी फायदा होगा मुझे। नहीं नहीं, आप अब फिर से एक वर्ड वर्ड मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कि पहले तो आपने 1 लाख शेयर के अगेंस्ट 1 लाख शेयर को लॉट शॉर्ट किया था, तो अच्छा आपने वो, क्या किया था, आपने नहीं नहीं, वो हेज करा लास्ट था। टाइम, लास्ट टाइम तो ऊपर आ चुका था, तो ऑलरेडी मेरा ये था कि अब मैं इसको, जो मेरा प्रॉफिट है इसको लॉक करूं, पर अभी तो मेरा हाँ, प्रॉफिट। बट आप बेरिश नहीं थे ना मार्केट पे उस टाइम, हाँ मैं बस नहीं थे। प्रॉफिट लॉक कर रहा था, ठीक है, व्यू देखो। बट अब आपने जब 5 लाख के लॉट के बराबर मार्केट में शॉर्ट कर दिया, तब आप क्या कर रहे हो मार्केट में? अब आप बेरिश बन गए हो, ठीक है, राइट। लेकिन बेरिश बने ही क्यों? आप मार्केट में कर क्या रहे हो? आप हेज तो नहीं कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो बताओ? आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, राइट। ठीक है। आपके पास माल तो है 1 लाख का, बट आपने बना दिया 5 लाख का ओपन पोजीशन। वाई? बिकॉज यू आर स्पेक्यूलेटिंग कि अगर मैं 1 लाख को मार्केट में डंप करता हूँ आज की आज ही, तो मैं 5 लाख का बेनिफिट ले सकता हूँ, राइट। राइट। तो हमें अगर मार्केट में ये भी दिख जाए कि यार शॉर्ट है कोई बात नहीं, बट एक्सेसिव शॉर्ट्स दिखने लग जाए, तब मार्केट में एक स्पेक्यूलेशन जनरेट हो जाती है कि मार्केट को नीचे लाया जाना चाहिए इनके द्वारा जो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब कोई बंदा स्पेकुलेशन कर रहा है, कब कोई बंदा हेज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उस पर फोकस करते हैं हम थोड़ा। वो है अपना कि हेजर्स कौन होते हैं आज की डेट में, जो हेज करना चाहते हैं। स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं, और अपने लास्ट कौन है, आर्बिट्राज करने वाले कौन होते हैं, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में, और इन तीनों का ही रोल होता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फार्मर है, वो क्या बनाता है, ठीक है, मान लो ये हम दिल्ली की बात करते हैं। एक फार्मर है, उसको वो क्या करता है, वो 10 टन वीट बनाता है, वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गेहूं। उसको लग रहा है कि यार आज की डेट में ना गेहूं के प्राइसेस, मतलब आज क्या हम, अभी चल रहा है ये मानो मार्च के टाइम पे, उसको लग रहा है कि यार जुलाई आते, आज आज मार्च में ना जो प्राइसेस हैं गेहूं के, वो अच्छी रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि यार जुलाई आते आते ना बारिश आ जाएगी, मेरा गेहूं थोड़ा सड़ जाएगा, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में इसको अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ किसी के साथ, कि अगले 3 महीने आप मेरे से 10 टन का माल लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस हम आज ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन बंदा होगा जो इसके बाद प्राइस सेट करना चाहेगा? मान लो कोई एक बेकरी वाला था, जिसको 10 टन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसने फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि आगे से जाके, इसका व्यू क्या था, कि आगे जाके जो मेरे प्राइसेस हैं वीट के जो आज मिल रहे हैं, वो आगे जाके मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका व्यू क्या है, कि आगे जाके पता नहीं सरकार क्या टैक्स लगा दे, क्या कर दे, तो प्राइस बढ़ ना जाए, ठीक है। इसका व्यू क्या है, कि प्राइस बढ़ ना जाए। इसका व्यू क्या है, कि प्राइस घट ना जाए। तभी तो ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बाय कर रहे हैं। बाय करने का व्यू होता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर ना चले जाए। इसका व्यू क्या होता है, कि मार्केट में प्राइस नीचे ना चले जाए। तो इफ दे कम इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर देंगे कि भाई हाँ, फार्मर ने बोला बेकरी वाले को कि तेरे 10 टन 3 महीने बाद मैं दे दूंगा 100 रुपए पे। बेकरी वाले को लग रहा था कि ये 3 महीने बाद कहीं 105 का ना हो जाए गेहूं, तो मैं अभी 100 रुपए का ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। बेकरी वाले ने 100 रुपए का बना लिया, फार्मर वाले ने 100 रुपए का बना लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये एक्चुअल में प्रोसेस जो हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या जो फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बेकरी वाले के साथ,
क्या वो कोई स्पेक्यूलेशन कर रहा था कि यार मार्केट में प्राइस नीचे गिर जाएगी तो मैं अभी इसके यार बेच देता हूँ, इसको जितना मिल जाए मुझे अच्छी प्राइस मिल जाए मैं बेच देता हूँ? तो क्या वो स्पेक्यूलेशन कर रहा था? नो। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्चुअल में 10 टन का माल है, उसने 10 टन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बेसिकली ही इज हेजिंग हिज रिस्क। हेजिंग का पर्पस क्या होता है? अपने रिस्क को बचाना, कम करना। ठीक है, जिस भी पोजीशन से अपने रिस्क को आप कम कर लोगे मतलब कि आपने हेज करा है उस चीज को। बेसिकली रिस्क कम कर रहे हो, हेज कर रहे हो। बेकरी वाले का क्या व्यू था? बेकरी वाले का व्यू था कि यार ये 100 का 105 ना हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी फार्मर के साथ 100 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, बेकरी वाले ने भी, कि भाई 100 का अगर 105 हो जाता तो इसको लॉस लेना पड़ता, थोड़ा जो प्रॉफिट कमा रहा था वो कम हो जाता, राइट। लेकिन इसने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया तो इसने अपने रिस्क को क्या कर दिया, हेज कर दिया। मार्केट में अगर हेजिंग चलती रहती है ना तो दैट इज नॉट इंडिकेशन ऑफ एनी अग्रेसिवनेस टुवर्ड्स एनी साइड, या तो नीचे अग्रेसिवनेस है या ऊपर अग्रेसिवनेस है, हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बीच में एक बंदा आ जाता है जिसको बोलते हैं हम एक्स। किसी का नाम नहीं लेता। ये एक्स बंदा क्या है, ये मार्केट को अच्छे से पहचानता है। इसने मार्केट की स्टडी कर रखी है, अच्छे से एनालिसिस कर रखी है। इसको लगा कि आने वाले टाइम पे जो वीट के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इसको पता है कि बढ़ेंगे। क्यों? मे बी उसने क्लाइमेट देखा है, मे बी उसने सप्लाई की देखी है, मे बी उसको लग रहा है कि आगे जाके ये थोड़े गेहूं सड़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका व्यू क्या है अभी? इसका व्यू है कि ही डज नॉट हैव वीट ऑन हिम। ठीक है, ही जस्ट डूइंग इट, ये अपनी सिर्फ एनालिसिस कर रहा है। उसके बेस से बोल रहा है कि मार्केट का जो गेहूं का प्राइस है वो 100 से 105 जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फार्मर बेकरी वाले के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो ये क्या, ये पहले फार्मर के पास जाएगा, ये बोलेगा चल मैं तुझे आज ही 101 रुपए दे देता हूँ तो खुश रहे, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा ले ले मेरे से। तो ही विल कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर विद 104 मतलब 101 रुपए से। ठीक है, इसका व्यू क्या है कि ये 101 100 से 105 जा सकता है। ये एनालिसिस है मेरी कि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई उस टाइम कम हो जाएगी, जो भी रीजन है इसके, बट ऐसा पॉसिबल है। तो इसने रादर देन गोइंग मतलब कि बेकरी और फार्मर के बीच की डायरेक्ट कनेक्शन होने से बजाय ये फार्मर को बोलता है कि मैं तेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। और दूसरा, कल को बेकरी वाले को लग रहा है कि मार्केट जो है 100 का 105 बीट जा सकता है। ठीक है, बट अगर ये इसके पास जाता, फार्मर के पास बनाने कॉन्ट्रैक्ट बनाने आज जाता, मान लो इसने फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था 8 टन का। ठीक है, अब फार्मर के पास बचे कितने, 2 टन के। चलो बेकरी के साथ उसने 2 टन का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। बेकरी की रिक्वायरमेंट क्या है? बेकरी की रिक्वायरमेंट है कि यार मैं कम से कम 10 टन तो मुझे चाहिए। बट बचे हुए 8 टन किसके पास है 101 रुपए में? किसके पास है? ट्रेडर के पास, एक्स के पास। ठीक है, तो बेकरी वाला क्या करेगा, बेकरी वाले के पास कोई चारा नहीं रहेगा। उसको पता है कि आगे जाके मेरी रिक्वायरमेंट मुझे बढ़ने वाली है। ठीक है, और मार्केट में बारिश की वजह से या फिर कुछ प्लेग की वजह से जो गेहूं है वो थोड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे। तो मैं आज की डेट में जो भी मुझे प्राइस मिलता है मैं उस पर क्या कर लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। ठीक है, तो बचे हुए 8 टन के लिए बेकरी वाले ने क्या किया कि यार ये एक्स के पास गया, एक्स के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, कि भाई बचे हुए 8 टन जो है ना वो ऐसा कर, मुझे तू 103 रुपए पे दे दे, मैं उसमें भी खुश हूँ। बता आई एम रेडी टू टेक 3 रुपीज लॉस राइट नाउ, बिकॉज मुझे पता आगे जाके वो 105 110 पता नहीं कितना हो जाए, नो बडी नोज द मार्केट। ठीक है, तो बेकरी वाले ने भी एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कितने का, 104 का मान लो। तो अब जो एक्स है, जो बीच में ये मिडिल मैन घुस गया है, इसने एक्चुअल में करा क्या, इसने ना तो इसके पास माल था कि ये गेहूं लाके दे देगा बेकरी वाले को, राइट। इसने क्या किया, फार्मर के साथ और बेकरी के बीच में एक स्पेकुलेशन की वो घुसा दी कि उसने अननेचुरली एक डिमांड जनरेट कर दी। ठीक है, साथ ही साथ उसने स्पेकुलेशन और कर दी कि भाई मार्केट जाएगा, मुझे पता है, मेरी एनालिसिस ये कह रही है, बेकरी वाले को भी पता है कि जा सकता है, इसलिए तो वो कम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। बट जब उसके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं हो पा रही थी पूरी, तो उसको जहां जहां से जो जो रिक्वायरमेंट मिली उसके बेसिस पे वो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाता गया, राइट। तो इसमें फार्मर तो अपने रिस्क को हेज कर रहा है, बेकरी वाला अपने रिस्क को हेज कर रहा है। ऑल्दो बीच में स्पेकुलेटर के घुसने वजह से बेकरी का जो हेज का रिस्क था,
हेज की जो कॉस्ट थी वो थोड़ी बढ़ गई, बट ही इज स्टिल डूइंग हेजिंग। स्पेक्यूलेशन कर रहा है ये बंदा, प्योरली स्पेक्यूलेशन कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग ट्रेडिंग, वो अपने एनालिसिस के बेस पे कर रहा है। ठीक है, तो हेजर्स हो गए अपने, हमें हमारे स्पेक्यूलेटर हो गए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज दिस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि स्पेक्यूलेशन हेज क्या, हेज करने वाला स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हैं कि फार्मर के पास 10 टन था, उसने 5 टन का लॉट का इंटरेस्ट बना दिया और 5 लाख का वो 5 का बोल रहा है कि यार मैं तो ज्यादा का बनाऊंगा बाद में। ही कैन ऑल्सो डू स्पेक्यूलेशन। ठीक है, क्या ये फार्मर दूसरे फार्मर के साथ मिलके उनके साथ 100 में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, बेकरी वाले को 105 का दे देते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास आर्बिट्राज करना। आर्बिट्राज का मतलब कौन है, किसी को पता है आर्बिट्राज करना क्या होता है? Buying in one exchange and selling it at another exchange. हाँ, एक but सेक्टर के दो स्टॉक्स। हाँ, कि उसको क्या लग रहा है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट मतलब किसी भी, या तो इंस्ट्रूमेंट के बीच में हो, चाहे मार्केट के बीच में हो, मतलब चाहे कैश मार्केट फ्यूचर के बीच में हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बीच में अगर प्राइस का डिफरेंस आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी इम्बैलेंस, तो वो उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। जैसे जैसे ये मान लो एक्स बंदा जो है किसी दूसरी मंडी, इसको अपनी दिल्ली की मंडी में से तो मिल रहा था, इसको मैं कर देता हूँ, मान लो बॉम्बे की। ठीक है, अब बॉम्बे की मंडी में एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फार्मर के साथ, मान लो 98 रुपीज का। ठीक है, कि भाई हाँ 98 रुपीज का मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, भाई बिकॉज वहां पे रेट ये चल रही थी। अब बेकरी वाला इसके पास आया, बेकरी वाला को अभी भी 10 टन चाहिए, मान लो उसने 8 टन तो फार्मर से ले लिया, अब उसको 2 टन की और रिक्वायरमेंट है। इसको पता है कि उस मार्केट में, दिल्ली के मार्केट में बेकरी वाला जो है 100 रुपए पे वीट खरीदने को तैयार है, मतलब कि मैं उसको 100 रुपए में वीट बेच सकता हूँ, और मुझे मुंबई की मार्केट में 90 रुपीज का वीट आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो मैंने 98 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट को करा बाय बॉम्बे में। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने सेल कर दिया दिल्ली मार्केट में बेकरी को फॉर 100 रुपीज, क्योंकि उस टाइम 100 रुपीज चल रहा था। ठीक है, तो बैठे बैठे इसके पास जेब में माल तो कुछ भी नहीं है अभी, क्या इसके पास वीट है? नहीं है। तो फिर ये दिल्ली बेक मार्केट को देगा कैसे? जब वो एक्स अपने बॉम्बे की मार्केट में वीट लेने जाएगा, जब भी एक्सपायरेशन होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने वाला होगा, वो वहां से वीट लेकर तुरंत बेकरी वाले को 100 में दे देगा। तो बैठे ही बैठे, ऑल दो प्रॉफिट होने वाला है एक्सपायरी पे, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा जब होगा, लेकिन बैठे ही बैठे उसने 2 रुपए कमा लिए इस चीज के। ठीक है, तो ये एक्स बंदा के, इसको वाई मान लो, वाई। ठीक है, तो वाई ने करा क्या? आर्बिट्राज करा। तो मार्केट में कभी कभार इम्बैलेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग वाले टॉपिक में एक बंदा ये भी मिलेगा जो आर्बिट्राज करेगा, क्योंकि कभी कभार मार्केट के जब भी इम्बैलेंसेस आते हैं तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये तीनों चीजें जो हैं, हेजर्स कौन होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं, और आर्बिट्राज करने वाले कौन होते हैं, ये क्लियर है आपको? क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा और आप आंसर कर दोगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। अर्जुन भाई आर्बिट्रेज का समझ में नहीं आया। आर्बिट्राज का मैं वापस समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, मान लो गेहूं जो है, बॉम्बे की मार्केट जो है, या फिर कोई भी मार्केट ले लो, मान लो आपके घर की जोधपुर की मार्केट है, वहां पे जो गेहूं है वो अभी आज की डेट में वहां पे जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो 98 रुपीज का बन रहा है, या मान लो 90 रुपए का बन रहा है। वहां पे या तो सप्लाई ज्यादा थी वीट की, इसलिए वहां पे 90 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपने वो देखा कि हाँ जोधपुर में तो 90 रुपए का मुझे गेहूं मिल रहा है, बट मुझे पता है कि दिल्ली में बेकरी वाला 100 रुपए देने को तैयार है आज की डेट में उसके। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां पे 90 रुपए का गेहूं खरीद लिया इन द सेंस कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, 90 रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फार्मर के साथ कि भाई जब तू कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो तू मुझे 10 टन का गेहूं देगा, मैं तेरे से 90 रुपए तुझे दे दूंगा। उसी दिन, द वेरी डे जब उसने 90 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, दिल्ली मार्केट में उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया बेकरी के साथ, जिसमें उसने बेकरी वाले को बोला कि भाई तुझे 100 रुपए का गेहूं चाहिए ना, हाँ मैं लाके देता हूँ तुझे 100 रुपए का गेहूं, कब चाहिए? 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने का हमने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 100 रुपए का। अब बताओ आज के दिन में आपने बैठे बैठे 10 रुपए बुक इन अ वे बुक कर लिए ना, क्योंकि आपको 90 रुपए में तो दूसरा बंदा देने को तैयार है, उससे लेके आपने बेकरी वाले को 100 रुपए में वो लेने को तैयार है।
एक 90 रुपए का देने को तैयार है, वहां पे दूसरी मार्केट में, दिल्ली मार्केट में बेकरी वाला 100 रुपए देने को तैयार है उसके, तो बीच में 10 रुपए मैंने नेट बुक कर लिए उसी टाइम ही। बट जब पैसा कब आएगा मेरे पास, जब वो एक्सरसाइज करेंगे एक्चुअल में। ठीक है प्रवीण, समझ में आया मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो ये होती है आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी। अब सिंपल सा और फंडा समझ लो कि यार आपके घर नहीं की वो मंडी के, चीज एग्जांपल मार्केट के हिसाब से एक एग्जांपल दे दो। अब मार्केट के हिसाब से रिसेंटली यार ये आर्बिट्राज वाले ना काफी कम मिलते हैं, लेकिन रिसेंटली एक जगह है आई4 ऑप्शन वाले ने शेयर किया था कि बजाज की जो फ्यूचर्स चल रहे थे, बजाज ऑटो के, आई थिंक बजाज ऑटो के थे, बजाज फाइनेंस के थे, आई डोंट नो, बट उसमें क्या जो नहीं करंट मंथ मतलब का फ्यूचर एग्जैक्ट था, नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हो, मतलब जैसे कि हाइपोथेटिकल, जैसे कि मान लो आज की डेट में, हम्म। मान लो आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, हम्म। आज के डेट में कोई शेयर है वो 100 रुपए का चल रहा है, ठीक है, बट आपने क्या उस शेयर की फ्यूचर्स में, रादर देन बाइंग कैश में, आपने क्या उसकी फ्यूचर्स बाय कर ली 100 करोड़ के, ठीक है, तो अगर आप कैश मार्केट में उसमें बाय करते 100 करोड़ का, तो वो 100 से 101 102 रुपए हो जाता, क्योंकि स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, राइट। बट हुआ क्या, आपने जाके सीधा 100 करोड़ के फ्यूचर्स खरीद लिया। फ्यूचर्स में क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती थोड़ी, तो रादर देन गोइंग फ्रॉम 100 टू 102, फ्यूचर की जो मार्केट है वो 100 से सीधा 110 पहुंच गई, ठीक है। आपने अब आप गणेश, आपने देखा कि यार मार्केट में तो चल रहा है 100 रुपए का ये, और फ्यूचर की मार्केट में चल रहा है 110 रुपए का, तो आपने क्या किया, फ्यूचर की मार्केट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और आपने कैश मार्केट में उतना ही बाय कर लिया, ठीक है। तो अब जब आपने कैश मार्केट में उतना ही बाय करा, तो आपको कैश मार्केट में कितने का पड़ा, 100 रुपए का, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपने कितने का शॉर्ट कर रखा है, 110 रुपए का। तो अब जब सेटलमेंट की बारी आएगी, तो जब जो चीज आपने शॉर्ट कर रखी है, मतलब कि यू आर रेडी टू सेल इट एट, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको 110 में बेचने को तैयार हो आप, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने जाएगा, आपके पास जेब में पहले से 100 रुपए के शेयर पड़े थे, आपने उसको दे दिए 110 में, तो बैठे बैठे आपने 10 रुपए तो नेट प्रॉफिट ही कमा लिया ना उस चीज का, ठीक है। ये आर्बिट्राज पता करता कौन है, तो एक्सपायरी के दिन तो दोनों सेम ही रहेगा ना, स्पॉट और फ्यूचर। हाँ, वही तो बेनिफिट है। आपने शॉर्ट कितने का किया था, 110 पे, 110 का, और एक्सपायरी के टाइम कितने का हो गया, लेट्स से 120 हो गया दोनों। मान लो एक्सपायरी के 120 टाइम भी हो गया। 120 हो गया, मान लो एक्सपायरी के टाइम 120 भी हो गया, तो आपने जो फ्यूचर एक भी हो गया 100 रुपए, 120, स्पॉट भी हो गया 120, फ्यूचर तो भी 120 हो गया, स्पॉट भी हो गया 120, उससे आपको फायदा कुछ भी नहीं होने वाला फायदा, क्योंकि 100 रुपए का शेयर आपको, आपने 100 रुपए तो बाय कर रखा है, ठीक है, और आपको फ्यूचर में बेचना है 110 रुपए का, तो मार्केट प्राइस कितना ही चला जाए, भले मार्केट प्राइस 200 रुपए भी चला जाए और फ्यूचर मार्केट भी 200 रुपए चली जाए, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपए का डिफरेंस ही होगा, जो आपने आर्बिट्राज में उसको बेनिफिट किया था, चाहे जितना भी ऊपर जाए, चाहे जितना भी नीचे जाए, क्योंकि 10 रुपए तो होना ही है। 10 रुपए तो होना ही है, मतलब होना ही 10 रुपए ही होगा, हाँ, क्योंकि आपने 110 का शॉर्ट किया है, 100 रुपए का बाय किया है, जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट हमेशा ही रहेगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, ठीक है। बट अब आप मेन बात आती है, तो सभी क्यों नहीं कर लेते, ठीक लेकिन है, हमेशा ये नहीं मिलेगा ना फिर। नहीं हमेशा नहीं मिलता, मेन अगर मिलता भी ना तो 2-4 रुपए का डिफरेंस मिलता है, ठीक है, और उस 2-4 रुपए में आप अगर एक लॉट से करने गए तो आपको कुछ बेनिफिट वैसे ही नहीं मिलेगा, वो सारे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस ये मिलके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के मिल मिला के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बंदे करते कौन है आर्बिट्राज, आर्बिट्राज वो बंदे करते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, और उनको उसका अगर आधा % भी मिल जाए आर्बिट्राज करने से, क्योंकि रिस्क फ्री मनी होता है, तो वो आर्बिट्राज करते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा फंड होता है। मान लो किसी के पास 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, अब उस 100 करोड़ पे अगर रिस्क फ्री उसको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो तो ले लेगा, बट हमारे पास है ही एक लॉट और हम 50 रुपए के लिए कर रहे हैं, तो 50 रुपए के लिए हम आर्बिट्राज क्यों करेंगे, राइट। तो कई लोग एल्गो बना के बैठे हुए हैं, वो काम ही उनका ये होता है कि कहाँ पे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिल जाती है तो वो फटाफट से आ जाते हैं मार्केट में। क्यों आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिलती क्यों है, क्योंकि मार्केट में एक इम्बैलेंस बन जाता है, और मार्केट कभी भी ज्यादा देर इम्बैलेंस में रहती नहीं है, वो इम्बैलेंस में जाएगी फिर बैलेंस में आ जाएगी, फिर इम्बैलेंस की तरफ जाएगी फिर बैलेंस। एक बार क्विकली बता दो कि इम्बैलेंस कैसे होता है, आपने रिसेंटली बताया ना अभी। इम्बैलेंस ये हो गया ना कि आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, रादर देन बाइंग इन कैश मार्केट मैंने फ्यूचर को बाय कर दिया, फ्यूचर में लिक्विडिटी कम थी, उसके कारण हुआ क्या 100 का वो 110 तुरंत हो गया, ठीक है। मतलब फ्यूचर में बाय क्यों किया, मेरी मर्जी, मैं बोल रहा हूँ मेरी मर्जी, कुछ भी करूं मार्केट में, क्यों कौन क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, बट इम्बैलेंस तो जनरेट हो गया, राइट। तो आपने क्या इम्बैलेंस, मैंने तो इम्बैलेंस जनरेट कर दिया। आप गणेश आपकी आंखें बहुत एकदम ईगल की तरह थी, आपने देखा कि हाँ यार ये 100 रुपए की चीज 110 हो गई,
सोचो 10% का इम्बैलेंस मिल गया आपको, जनरली होता नहीं है 10% का, 1-2%, 3% का ही चलता है, पर 10% का आपको इम्बैलेंस मिल गया, तो आप तो अपॉर्चुनिटी को वो करोगे ना, हंट करोगे, अपॉर्चुनिटी मिली मैं तो चलो इसको ले लूंगा, कि 100 पे मैं फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा और कैश में 100 का बाय कर लूंगा, फिर जब भी प्रॉफिट होगा मैं ले लूंगा। 10% बहुत होता है एक स्टॉक में, ठीक है, बट जनरली 10% मिलता नहीं है, 3-4% की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें 1-2% तो सरकार के टैक्सेस ली जाती है, चार्जेस लिए जाते हैं, तो जिनका पास बड़ा फंड होता है वही आर्बिट्राज करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि परसेंटेज ज्यादा मिल गया, उस परसेंटेज ज्यादा मिलने की वजह से आपको ज्यादा पैसा मिल गया हो, ठीक है, ज्यादा आर्बिट्राज की ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन जनरली बहुत कम होता है, ऐसे रेयरली होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो थैंक्स। तो हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स और स्पेक्युलेटर्स, ये मार्केट में कैरेक्टर है किनका, किनका कैरेक्टर बताओ जल्दी। स्पेकुलेशन। नहीं, ये कोई बंदा हेजर है, कोई स्पेकुलेट करता है, कोई आर्बिट्राज करता है, ये जो कैरेक्टर है ये किन लोगों का कैरेक्टर है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कैरेक्टर है, मतलब कि कई एफआईआईज भी ऐसे करते होंगे, हेजिंग करते होंगे, कई एफआईआई सिर्फ स्पेकुलेशन करते होंगे, कई एफआईआई सिर्फ आर्बिट्राज कर रहे होंगे, कई क्लाइंट्स भी आर्बिट्राज कर रहे होंगे, कई क्लाइंट्स भी हेजिंग कर रहे होंगे। बेसिकली इफ देयर आर 4 पार्टिसिपेंट्स, देयर नेचर कैन बी एनी ऑफ द 3, ठीक है। ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि हमें कभी कभार क्लाइंट्स में भी शॉर्ट करते हैं, क्लाइंट्स भी अगर शॉर्ट करते हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि क्लाइंट्स भी बेरिश हो गए, इट इज वेरी लाइकली कि क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया तो वो भी हेज कर रहे हो, बट कई क्लाइंट्स एक्सेप्शनली अग्रेसिवली कुछ करते हैं, वो स्पेकुलेशन भी करते हैं, वो अभी हम ऑप्शन चेन खोलेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना गाइस कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, हम एफआईआई को क्यों फॉलो करते हैं, और उन पार्टिसिपेंट्स का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। क्लियर है सबको, सब एक बार हाँ बोल दो या जी लिख सर। दो चैट में, हाँ भैया। ठीक है।